स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। आज आप लोग को नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग। यह चैप्टर 11th का है, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड चैप्टर है और काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट है। इसका जितना भी थ्योरी होता है वो सारा आपको 12th में आपको यूज आता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में समझिए ध्यान से, ऑर्गेनिक को हम मतलब कि जो ऑर्गेनिक जो हम पढ़ा रहे थे, वीडियो जो हम भेज रहे थे, ऑर्गेनिक को हम बहुत आगे आपको निकाल दिए हैं, इसलिए उसको हम वहीं पर स्टॉप कर दे रहा है और आज से आपको केमिकल बॉन्डिंग आपको शुरू कर रहा है। तो इस चैप्टर के बारे में पहले समझिए। केमिकल बॉन्डिंग ये जो आपको चैप्टर जो है ये आपको थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें थ्योरी आपको ज़्यादा मिलेगा, इसलिए डिफिनेशन वगैरह इसमें ज़्यादा आता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसका पूरा हम PDF भेजेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, PDF को लिखने के बाद तभी जाकर इस वीडियो को देखिएगा, PDF सामने रखिएगा, वीडियो को देखिएगा, आपको बढ़िया से समझ में आपको आएगा, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर को पढ़े बिना 12th को शुरू ही नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले PDF जो भेजेंगे उस PDF को लिख लीजिएगा और उसको लिखने के बाद वीडियो को आप लोग देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग आपको हेडिंग दिया जा चुका है, काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर है। रासायनिक बंधन इसका हिंदी होता है। तो केमिकल बॉन्डिंग को स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन बता दें। इंट्रोडक्शन कहने का मतलब अब केमिकल बॉन्डिंग आया कहाँ से, उस केमिकल बॉन्डिंग को हम डिफाइंड कैसे करेंगे, तो उसका इंट्रोडक्शन आज हम बता दे रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, इंट्रोडक्शन इसका काफ़ी ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है, देखिएगा आप लोग ध्यान से। तो समझिए, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया है, हायर द स्टेबिलिटी लोअर द एनर्जी एंड लोअर द रिएक्टिविटी। इसका हिंदी हुआ, स्टेबिलिटी यदि हमारा बढ़ेगा तो एनर्जी आपको घटेगा, एनर्जी यदि घटेगा तो रिएक्टिविटी भी उसका घट जाएगा। यानी कहने का मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगा, किसी भी मॉलिक्यूल का, चाहे एटम का, कोई भी सिस्टम हुआ, किसी भी चीज़ का जब स्टेबिलिटी बढ़ता है तो उसका एनर्जी घटता है, एनर्जी घटता है तो रिएक्टिविटी भी हमारा घट जाता है। अभी देखिए ये होता कैसे है, ये तो आपको पॉइंट लिखा गया कि स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा, एनर्जी घटेगा तो रिएक्टिविटी भी हमारा घटेगा। अब आप लोग समझिएगा ध्यान से। सपोज इट, मान के चलिए कि ये एक हमारा यूनिवर्स है, ठीक है, ये एक ब्रह्मांड है। तो इस यूनिवर्स में एक एटम, सपोज इट मान के चलिए एच आपको यहाँ पर है, एक एटम यहाँ पर है, सपोज इट मान के चले इस ब्रह्मांड में एक एटम यहाँ पर है जो एच है और एक एटम यहाँ पर है, ये भी हमारा एच है। तो देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन के बारे में पहले समझिए। तो हाइड्रोजन जो हो गया, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, खासकर समझने का प्रयास कीजिएगा। हाइड्रोजन जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। इसके बाहरी सेलों में जो इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो हमारा ये हुआ है। तो देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को इस तरह हम डॉट दे रहे हैं, ये भी हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हम डॉट दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन के पास जो हमारा ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री है। हाइड्रोजन के पास जो ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन आपको फ्री है, ये इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रकार के बॉन्ड बनाने में आपको पार्टिसिपेट नहीं किया, बॉन्ड बनाया ही नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री है, ठीक है। और फ्री इलेक्ट्रॉन है तो जिधर चाहेगा उधर आपको मूव कर सकता है। जो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है वो जिधर चाहेगा उधर आपको मूव कर सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास एक जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब, कहने का मतलब, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकता है। और यहाँ पर भी आपको हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, फ्री है। तो अब देखिए ध्यान से,
ये इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री है, फ्री है तो चारों ओर मूव करेगा, मूव वही करेगा जिसके पास एनर्जी होगा। अब बताइए आप ही लोग समझिए, एनर्जी आपके पास रहेगा तब तक कहीं दौड़ सकते हैं, चाहे खेल सकते हैं, चाहे कूद सकते हैं। एनर्जी नहीं रहेगा तो आराम से चुपचाप सोए रहिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब ये मूव कर सकता है, मतलब इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, हाई एनर्जी, हाई एनर्जी, इसके पास एनर्जी क्या है, अधिक है। कहीं की इलेक्ट्रॉन ये फ्री है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन चारों ओर मूव करेगा। अब मूव कैसे करेगा, इसके पास अपना एनर्जी होगा तभी तो ये जाकर चारों ओर घूमेगा। तो सपोज मान के चलिए या हाइड्रोजन इस ब्रह्मांड में इस ओर से घूमना शुरू करता है, ब्रह्मांड में मान के चलिए कि यही दो एटम है, ठीक है, इस ओर से आपको घूमना शुरू करता है, यह भी हाइड्रोजन आपको इस ओर से घूमना शुरू करता है। अब इनके पास फ्री आपको इलेक्ट्रॉन है, चारों ओर आपको मूव करेगा। अब ये भी हाइड्रोजन चाहेगा कि हमारा भी आपको स्टेबिलिटी पूरा हो जाए, तो अपना स्टेबिलिटी पूरा करने के लिए, अब स्टेबिलिटी कब पूरा होगा, इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो अपना बंधन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की तलाश में यह हाइड्रोजन इस ब्रह्मांड में घूम रहा है। सपोज मान के चलिए यह भी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन की तलाश में यह ब्रह्मांड में आपको घूम रहा है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, घूमते घूमते यह हाइड्रोजन यहां पर आया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर, और यह हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर यहां पर आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर होता है क्या चीज, तो इसके पास भी एनर्जी ज्यादा है, इसके पास भी एनर्जी ज्यादा है, दोनों ब्रह्मांड में घूम रहा था। एक समय ऐसा आया कि दोनों आपको आमने सामने आपको आ गया, ठीक है। तो यह हाइड्रोजन कहेगा कि आप कहाँ घूम रहे हैं, इसको बोलेगा, तो ये बोलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन की तलाश में हम पूरा ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। तो ये भी कहेगा कि हम भी एक इलेक्ट्रॉन की तलाश में पूरा ब्रह्मांड में आपको घूम रहा है। तो बोलेगा ठीक है, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन हमको दे दीजिए, हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये हाइड्रोजन बेवकूफ थोड़े है कि अपने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये भी तो एक ही इलेक्ट्रॉन की तलाश में आपको घूम रहा था। यह भी कहेगा कि आप भी अपना इलेक्ट्रॉन हमको दे दीजिए, हमको दो हो जाएगा। अब दोनों कह रहा है कि हमको इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, ये कह रहा है हमको इलेक्ट्रॉन दीजिए, ये कह रहा है हमको इलेक्ट्रॉन दीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है, न यह इलेक्ट्रॉन इसको दे पाएगा, न यह इलेक्ट्रॉन इसको दे पाएगा। अब दोनों एक ही इलेक्ट्रॉन की तलाश में आपको घूम रहा था। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में शेयरिंग होता है, साझेदारी होता है। तो देखिए ध्यान से, ये दोनों कुछ ऐसे शेयरिंग करेगा, ठीक है। तो हम लोग अपना अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं, लेकिन अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग तो जरूर कर सकते हैं। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करेगा। जैसे आपको शेयरिंग किया, इन दोनों के बीच में एक आपको बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ है और दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ है। तो जैसे यह बॉन्ड बन गया, तो यह हमारा हो गया H2, ठीक है। अब पहले इसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा था, तो चारों ओर आपको मूव कर रहा था। जैसे यहाँ पर आपको बॉन्ड आपको बन गया, और बॉन्ड बन गया तो ये काफी ज्यादा हो गया आपको स्टेबल। अब ये आपको जहाँ जाएगा वहां मूव नहीं करेगा अपने मन से, अब दोनों जहाँ जाएगा तो आपको साथे में जाएगा। तो यहाँ आने पर क्या होगा कि इसका स्टेबिलिटी हमारा बढ़ गया, क्योंकि बॉन्ड बना लिया, रासायनिक बॉन्ड भी बनकर तैयार हो गया। तो ये काफी ज्यादा हो जाता है आपको स्टेबल। पहले तो ये बॉन्ड नहीं बनाया था, तो इसका एनर्जी हमारा क्या था, एनर्जी हाई था, मूव कर रहा था। स्टेबिलिटी जो था, स्टेबिलिटी हमारा कम था। कम इसलिए था ताकि ये किसी प्रकार का बॉन्ड नहीं बनाया। जैसे यहाँ पर बॉन्ड बनकर तैयार हो गया, इस मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। तो हम आपको यह बताना चाहते हैं, फाइनली समझिए, एटम
और यहाँ पर हो गया मॉलिक्यूल। ठीक है, तो H हमारा एटम है, लेकिन यही H2 हमारा क्या है, मॉलिक्यूल है। तो कहने का मतलब कि एटम का जो भी आपको स्टेबिलिटी जो होता है ये हमारा कम होता है, और मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, अब एटम का स्टेबिलिटी हमारा कम है, मतलब कि इसका एनर्जी क्या होगा, अधिक होगा। तो एटम का एनर्जी अधिक होता है, लेकिन मॉलिक्यूल का एनर्जी कम होता है। एटम का एनर्जी अधिक है, मतलब रिएक्टिविटी भी क्या होगा, अधिक होगा, और इसका रिएक्टिविटी क्या होगा, कम होगा। यानी कहने का मतलब फाइनली पॉइंट समझिए, आपको यह बताया गया है कि एटम और मॉलिक्यूल में हम जैसे कमेंट्स करेंगे तो देखिए ध्यान से, एटम का एनर्जी जो होता है अधिक होता है, काहे कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अब एनर्जी अधिक होता है तो उसका रिएक्टिविटी भी आपको अधिक होगा। रिएक्टिविटी कहने का मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने का रेट, वो बहुत जल्दी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट आपको कर जाएगा। तो एटम का एनर्जी अधिक है, रिएक्टिविटी भी अधिक है, लेकिन स्टेबिलिटी क्या है, कम है। ठीक है, उसी तरह मॉलिक्यूल्स पर आप कमेंट्स कीजिएगा। तो मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी अधिक होता है, स्टेबिलिटी अधिक होने के कारण एनर्जी कम होता है, और रिएक्टिविटी भी हमारा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर हम पॉइंट जो हम लिखे हुए हैं, हायर द स्टेबिलिटी कोमा लोअर द एनर्जी, स्टेबिलिटी यदि बढ़ेगा तो एनर्जी हमारा घटेगा, एंड लोअर द रिएक्टिविटी, एनर्जी भी घटेगा तो रिएक्टिविटी भी हमारा क्या होगा, घटेगा। यानी इस पूरा पॉइंट का आपको सारांश क्या होगा, देखिए ध्यान से, आपको हम बता रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। एनर्जी, पहले स्टेबिलिटी लिख रहे हैं, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। अब यहां समझिए, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी देखिए, स्टेबिलिटी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो एनर्जी हमारा घटेगा। स्टेबिलिटी यदि बढ़ा किसी का भी, स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगा, घटेगा। एनर्जी यदि घटा तो रिएक्टिविटी भी हमारा क्या होगा, घटा, काहे कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यह हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा, एनर्जी घटा तो रिएक्टिविटी भी हमारा घटा। अब जो हम यहाँ पर कमेंट्स जो कर रहे थे एटम और मॉलिक्यूल पर, तो देखिए ध्यान से, एटम और मॉलिक्यूल में होता है क्या चीज, यहाँ पर दे दिया हम एटम, समझिए ध्यान से, और यहाँ पर दे दिए मॉलिक्यूल। तो अभी आप लोग को हम समझा रहे थे कि एटम का स्टेबिलिटी जो होता है लो होता है, लो स्टेबिलिटी, ये कम स्टेबल होता है। तो हाई क्या होगा, हाई एनर्जी। ठीक है, यानी कहने का मतलब एनर्जी यदि हमारा हाई होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यह हमारा होता है हाई स्टेबल, हाई स्टेबल, तो लो क्या हो जाएगा, लो एनर्जी। ठीक है, यानी कहने का मतलब फाइनली समझिए, स्टेबिलिटी जो होता है एनर्जी का रेसिप्रोकल होता है, जस्ट उसका उल्टा होता है। स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी हमारा घटेगा, और जैसा एनर्जी कम करेगा वैसे ही आपको रिएक्टिविटी होगा। एनर्जी ज़्यादा होगा तो रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगा, एनर्जी कम होगा तो रिएक्टिविटी भी हमारा कम होगा। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे देखते रहिए ध्यान से।
देखिए ध्यान से। अगला है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। यही छोटा छोटा टॉपिक से हम आपको फाइनली केमिकल बॉन्डिंग का डिफिनेशन लिखेंगे। तो देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो समझिए ध्यान से। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, इन दोनों के बारे में पढ़ना है। तो एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिस अभिक्रिया में एनर्जी जो होता है हमारा बाहर निकलता है, ऊर्जा जो होता है आपको बाहर निकलता है, इसका नाम है ऊष्माक्षेपी। यानी जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा जो होगा, ऊष्मा जो होगा आपको बाहर निकलेगा, उसे कहा जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वह केमिकल रिएक्शन है जिसमें हीट जो होता है आपको रिलीज होता है। और हीट यदि आपको रिलीज होगा, ऊष्मा जो आपको बाहर निकलेगा, तो हीट रिलीज होगा, तो डेल्टा एच का मान जो होता है वो वहां पर निगेटिव होता है। तो देखिए ध्यान से, एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखा गया है हीट इज रिलीज्ड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो ऊष्मा जो होगा आपको बाहर निकलेगा, चाहे ऊर्जा का त्याग किया जाएगा। हीट जो होता है एनर्जी का ही एक फॉर्म होता है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट आपको रिलीज होगा, तो हीट रिलीज होगा तो डेल्टा एच का मान हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। एनर्जी यदि बाहर निकलेगा, कम होगा, तो डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। डेल्टा एच कहने का मतलब ये आपको इंथैल्पी चार्ज है, इंथैल्पी चार्ज कहिए, चाहे इसी को आपको हीट चार्ज बोला जाता है, ठीक है। तो कोई पूछेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, तो सिंपल सा बोलिएगा, जो केमिकल रिएक्शन ऊर्जा को त्याग करता है, लॉस करता है, उसे कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें डेल्टा एच का मान नेगेटिव होता है। और आगे ध्यान से देखिए, एक और रिएक्शन होता है, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, अब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो देखिए ध्यान से। ये होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो देखिए, वो तो एनर्जी को रिलीज कर रहा था, बाहर निकल रहा था, या कोई एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा। एनर्जी जो होता है हीट का ही एक स्पेशल फॉर्म होता है। यहाँ पर लिख रहे हैं हीट इज ऑब्जर्व्ड। हीट इज ऑब्जर्व्ड, ऊर्जा बोल सकते हैं, चाहे ऊष्मा बोल सकते हैं, ऊर्जा का अवशोषण। ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहने का मतलब होता है ऊष्मा शोषी, जो हीट को अवशोषित करेगा, लेगा, उसे कहा जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जो भी आपकी एनर्जी को आपको एक्सेप्ट करेगा, लेगा, वो कहलाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब ये एनर्जी ले रहा है, इसमें डेल्टा एच का जो मान जो होगा बाबू, वो डेल्टा एच का जो वैल्यू जो होगा, ये डेल्टा एच का वैल्यू हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। क्या होगा, डेल्टा एच का वैल्यू हो गया पॉजिटिव, ठीक है। तो जो एनर्जी बाहर निकलेगा वो कहलाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा एच का मान नेगेटिव। जो एनर्जी को आपको ऐड करेगा, ग्रहण करेगा, अवशोषित करेगा, तो वह कहलाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी डेल्टा एच का मान हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब इसको हम एग्जांपल के द्वारा हम समझा रहे हैं कि कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, कौन सा रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक है। तो देखिए ध्यान से, सपोज है पहला रिएक्शन, एक सिंपल सा रिएक्शन है A प्लस बी, रिएक्शन कर रहा है, तो बन के तैयार हो रहा है C प्लस डी। और इस केमिकल रिएक्शन में Q किलो कैलोरी एनर्जी हमारा इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो कोई पूछेगा ये रिएक्शन कौन सा होगा,
तो देखिए ध्यान से, यदि आपको कोई केमिकल रिएक्शन देगा, उसमें पूछेगा कौन एक्सो होगा कौन इंडो होगा, वो बताइए। तो देखिए ध्यान से, इसी एनर्जी पर आपको ध्यान देना पड़ता है। ये एनर्जी जो हम लिखे हुए हैं Q किलो कैलोरी, ठीक है। तो Q किलो कैलोरी का मतलब यहाँ पर 10 किलो कैलोरी हो जाएगा। 10 20 लीजिए, 30 लीजिए, 40 लीजिए, तो आपको देखने में दिक्कत हो जाए इसका साइन। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, इस एनर्जी के साइन को रिएक्टेंट में लाइएगा, रिएक्टेंट में लाइएगा यानी प्रतिकारक में लाइएगा, और रिएक्टेंट से मालूम चल जाएगा ये यदि वैल्यू नेगेटिव शो कर रहा है तो नेगेटिव होगा तो एक्सोथर्मिक, और पॉजिटिव होगा तो इंडोथर्मिक। तो देखिए इस एनर्जी को इधर लाकर हम चेक कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, यह हमारा हो गया रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, ठीक है। अब हो गया हमको प्रोडक्ट। अब हमको यह मालूम करना है कि रिएक्शन कौन सा है, इंडोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। कुछ नहीं करना है, ये जो एनर्जी जो है इसको रिएक्टेंट साइड में लाकर हम चेक कर सकते हैं। तो देखिए A प्लस बी, ठीक है, इधर पॉजिटिव साइन है, जैसे इधर आएगा तो यह हमारा हो जाएगा नेगेटिव, Q किलो कैलोरी, आई बन के तेरा C प्लस डी। तो देखिए ध्यान से, ये जैसे रिएक्टेंट साइड में जो भी आपको जो हीट जो है, हीट जो ये होता है कि एनर्जी का फॉर्म होता है, एनर्जी। तो देखिए आपको ध्यान से, जैसे रिएक्टेंट साइड में इसको लेकर आ रहा है, ये इसी साइड को देखना है, किसी भी रिएक्शनों का करना है, एनर्जी कहीं पर भी देगा उसको रिएक्टेंट में लाइएगा, इस साइन को देखिएगा, यह पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये साइन हमारा नेगेटिव है, इधर तक पॉजिटिव, इधर क्या होगा नेगेटिव। अब नेगेटिव हो गया तो डेल्टा एच का मान हो गया बाबू नेगेटिव। अब डेल्टा एच का मान नेगेटिव होना यह प्रदर्शित करता है कि यह रिएक्शन हमारा कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन हमारा हो गया एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक यानी कहने का मतलब इसमें एनर्जी जो हो रहा है हमारा बाहर निकल रहा है। देखिए तो जब A प्लस बी Q किलो कैलोरी एनर्जी को बाहर निकालेगा तभी बनकर तैयार होगा C प्लस डी। तो एनर्जी कहीं पर भी देगा रिएक्शन को चेक करने के लिए, उसको रिएक्टेंट साइड में लाइएगा, यहीं पर यहाँ पर नेगेटिव रहा था तो इधर आकर हमारा क्या हो जाता पॉजिटिव। अब पॉजिटिव साइन आता मतलब ये रिएक्शन चला जाता है इंटरमीडिएट रिएक्शन में, ठीक है। तो ये आपको पहला एग्जांपल हो गया। सेकेंड एग्जांपल आप इसी में देखिए ध्यान से, 2 नंबर समझिएगा ध्यान से। अब यहीं पर साइन दे दिया आपको नेगेटिव, बढ़िया से देखिए। अब पूछा ये रिएक्शन हमारा क्या होगा, तो A प्लस बी यहाँ पर हो गया, यहाँ पर नेगेटिव है, इधर जैसे हम लाएंगे तो यह साइन हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब यहाँ पर A और B Q किलो कैलोरी एनर्जी को ऐड कर रहा है, ले रहा है, तो बनकर तैयार हुआ C प्लस डी, यानी ये एनर्जी का साइन जो भी आपको हीट का साइन हमारा पॉजिटिव है तो ये हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव कहने का मतलब एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक, तो यह हमारा हो जाएगा इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सो और इंडोथर्मिक रिएक्शन को पहचानने में खास कोई दिक्कत तो नहीं, कोई भी रिएक्शन देगा उसकी एनर्जी को क्या कीजिएगा रिएक्टेंट साइड में लाइएगा और देखिएगा उसका साइन जो है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव होगा तो इंडोथर्मिक और नेगेटिव होगा तो एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे देखते रहिए ध्यान से। अब देखिए ध्यान से बाबू, इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो स्टार्टिंग में आकर आपको मैं समझाए थे कि मॉलिक्यूल जो होता है यानी अणु जो होता है वो परमाणु से ज़्यादा आपको अस्थायी होता है। तो देखिए बारी बारी समझा दे रहे हैं। मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन एटम, अणु जो होता है परमाणु से ज़्यादा अस्थायी होता है। एनर्जी ऑफ एटम इज मोर देन दैट ऑफ मॉलिक्यूल,
यानी परमाणु का जो ऊर्जा जो होता है वो हमारा अणु से कम होता है, ठीक है, अणु से अधिक होता है, ठीक है। एंड एटम इज मोर रिएक्टिव देन मॉलिक्यूल, यानी परमाणु का जो क्रियाशीलता जो होता है वो हमारा अणु से अधिक होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी आपको ज़्यादा होता है और परमाणु का स्टेबिलिटी कम होता है। अब यहाँ पर स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल का ज़्यादा है तो ग्रांटेड है कि एनर्जी कम होगा, तो एटम का एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है और मॉलिक्यूल की एनर्जी कम है, ठीक है। अब एटम का एनर्जी ज़्यादा है तो एटम का रिएक्टिविटी भी अधिक होगा, मॉलिक्यूल का रिएक्टिविटी आपको कम होगा, ठीक है। तो ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग पहले भी हम समझा दिए हुए हैं, ठीक है। जिसका स्टेबिलिटी बढ़ा, अब यहाँ पर देखिए ना स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल का अधिक है, मतलब इस मॉलिक्यूल का रिएक्टिविटी भी कम होगा और एनर्जी भी कम होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट आप लोग को हेडिंग है डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड, समझिए ध्यान से, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। डिसोसिएशन, डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड, डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड, रासायनिक बंधन का, रासायनिक बंधन का, रासायनिक बंधन का वियोजन, रासायनिक बंधन का वियोजन, वियोजन करने का मतलब टूटना। देखिए बॉन्ड को कैसे आपको तोड़ा जाता है, बहुत बार मेडिकल में पूछा जा चुका है, केमिकल बॉन्डिंग का टूटना, एक जो थर्मिक रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि दोनों रिएक्शन है कि नॉन ऑफ दीज है। तो देखिए ध्यान से, हमको कोई आपको बॉन्ड बना हुआ रहेगा, उस बॉन्ड को तोड़ना है, तो आप फिर समझिए कोई आपको बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड को तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए एनर्जी देंगे कि एनर्जी निकालेंगे, तो इस बॉन्ड को यदि हमको तोड़ना है तो तोड़ने के लिए एनर्जी आपको ऐड करेंगे, जैसे एनर्जी ऐड करेंगे डेल्टा एच का मान हो जाएगा पॉजिटिव, अब पॉजिटिव हो जाएगा तो ये जो हमारा रिएक्शन होगा ये आपको हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए ध्यान से कैसे, इसे मान के चलिए सपोज दैट H बॉन्ड H, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, तो यह तब बाबू हमारा मॉलिक्यूल हो गया, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कहने का मतलब अणु, ठीक है। अब ये जो भी आपको जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में ये बॉन्ड जो बना हुआ है, इसी बॉन्ड को हमको तोड़ना है, और तोड़कर ये चेक करना है कि ये बॉन्ड का टूटना जो होता है एक जो थर्मिक रिएक्शन होता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए ना, सोचिए जब इस बॉन्ड को हम तोड़ेंगे तो तोड़ने के लिए एनर्जी देंगे तब तो ये बॉन्ड टूटेगा। तो सपोज दैट इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम क्यू किलो कैलोरी एनर्जी हम ऐड कर इस पर दे रहे हैं, तो जैसे इस एनर्जी को हम देंगे ये टूटेगा H प्लस H, दोनों हाइड्रोजन हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे टूटा तब यह मॉलिक्यूल से बन गया हमारा एटम यानी परमाणु। समझिए ध्यान से, एक एक कॉन्सेप्ट इसमें हो जाएगा, ठीक है। यह मॉलिक्यूल था, इस बॉन्ड को जैसे हमको तोड़ना था, तोड़ने के लिए क्यू किलो कैलोरी एनर्जी इस पर हम ऐड किए दिए, तो हमारा बॉन्ड टूट गया H और H। अब समझिए यह मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर लिख रहे हैं मोर स्टेबल, मोर स्टेबल मॉलिक्यूल है तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, अधिक होगा। अब स्टेबिलिटी अधिक होगा तो एनर्जी क्या होगा, कम होगा, लेस एनर्जी, लेस एनर्जी, ठीक है। अब ये हमारा एटम है, तो एटम है तो एटम का स्टेबिलिटी यहाँ पर देखिए तो ऊपर में पड़ा हुआ है, मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन एटम, यानी मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी अधिक होगा तो एटम का स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल।
जब स्टेबिलिटी कम होगा तो एनर्जी क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पर लिख रहे हैं मोर एनर्जी, चाहे हाई एनर्जी, मोर एनर्जी। ठीक है, पूरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ऊपर वाला पूरा पॉइंट। देखिए तो मॉलिक्यूल है तो मोर स्टेबल, तो एटम है तो लेस स्टेबल। मॉलिक्यूल है तो लेस एनर्जी, एटम है तो मोर एनर्जी। ठीक है, अब कोई पूछेगा रिएक्टिविटी, तो लेस एनर्जी है तो लेस रिएक्टिव होगा, मोर एनर्जी है तो मोर रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो जैसे एनर्जी वैसे रिएक्टिविटी है। अब हमको यह मालूम करना है मेन कि किसी भी बॉन्ड का तुलना, एक जो थर्मिक रिएक्शन होता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो हम बोले थे कि हम एनर्जी पर जाकर इस साइन को हम चेक करेंगे। इस बॉन्ड को तोड़ने में क्यू किलो कैलोरी एनर्जी को हम ऐड किए हुए हैं, एनर्जी दिए हुए हैं। क्योंकि एनर्जी देखिए तो ये एच और एच है, लेस एनर्जी है, एनर्जी कम है। तो अब एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी क्या अधिक है। अब ज़्यादा स्टेबल इसको तोड़ना है तो तोड़ने के लिए एनर्जी देंगे, एनर्जी देंगे तो डेल्टा एच का मान यहाँ पर हम देख रहे हैं, डेल्टा एच का मान जो है वो हमारा पॉजिटिव है। तो डेल्टा एच का मान पॉजिटिव आना यह इंडिकेट करता है कि रासायनिक बंधन का टूटना, कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोकेंडो। तो रासायनिक बंधन का टूटना यह हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि एंडोथर्मिक में डेल्टा एच का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर लिख रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी उष्मा शोषी अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख सकते हैं डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड, डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड, डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कहने का मतलब रासायनिक बंधन का टूटना जो होता है, वियोजन जो होता है, वो हमारा उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो देखिए तो डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड को तोड़ रहे हैं तो वह रिएक्शन आ रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ से हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड को जोड़ेंगे तो क्या होगा। और जब बॉन्ड को तोड़ना और जोड़ना जान गए तो रासायनिक बंधन पढ़ने में कोई दिक्कत ना होगा। बंधन पढ़ने में क्या होता है, बॉन्ड टूटेगा नहीं तो जुड़ेगा। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इम्पोर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे वीडियो में बने रहिए। देखिए ध्यान से, अब नेक्स्ट हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, रासायनिक बंधन का निर्माण। तो डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड जो था हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन था। और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड देखिए, अब समझिए, अब किसी बॉन्ड का निर्माण करना है। अब बॉन्ड का निर्माण करेंगे तो दो एटम आपस में कंबाइन होगा, तभी तो जाकर हमारा बॉन्ड बनेगा। तो ध्यान दीजिए तब बाबू, ये हो गया एच, ये भी हो गया आपको एच, ये दोनों हमारा एटम हो गया, एटम यानी परमाणु। तो सोचिए, पहले इस पर कमेंट्स कीजिए। ये हम समझ गए कि ये हमारा एटम है, एटम है तो हम जान रहे हैं कि लेस स्टेबल, लेस स्टेबल, स्टेबिलिटी कम है, हाई एनर्जी। देखिए एटम है तो पहले से तो हम इतना बात जानते हैं कि परमाणु के पास जो होता है वो कम स्टेबल होता है और ज़्यादा क्या होता है, एनर्जी होता है। अब इसके पास एनर्जी आपको ज़्यादा है, तो एनर्जी तो ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा कहने का मतलब वह तो एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, चारों ओर मूव करेगा। अब एनर्जी ज़्यादा होगा तो कभी भी आपको कंबाइंड नहीं होगा। जैसे उसकी एनर्जी को आप कम कर दीजिएगा, डाउन कर दीजिएगा, तो जाकर आपस में आपको जुड़ जाएगा। अब एनर्जी अधिक होगा
तो फ्री रूप से इधर उधर आपको घूमेगा। अब जैसे उसका एनर्जी कम होगा ना, एनर्जी कम होगा तो मॉलिक्यूल्स वो एटम सीधे आपको कंबाइन हो जाएगा। अभी इसका एनर्जी ज़्यादा है, एटम है, तो अब इसकी एनर्जी को जैसे हम कम करेंगे, इसमें से Q किलो कैलोरी, अब यहाँ की एनर्जी काफ़ी आपको ज़्यादा है होलसेल रेट में। इसमें से जैसे एनर्जी आपको हम कम की है, तो एनर्जी जैसे आपको कम होगा वो एटम आपको आपस में कंबाइन हो जाएगा। एनर्जी इसका जैसे कम हुआ वो दोनों बनकर क्या रहेगा, H और H, तो कंबाइन हो गया। तो ये बाबू हमारा हो गया मॉलिक्यूल। ठीक है, देखिए तो ध्यान से, मॉलिक्यूल में क्या हो गया, अणु। अब हम मॉलिक्यूल्स के बारे में हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल जो होता है मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल। अब कोई पूछेगा सर मोर स्टेबल क्या है? मोर स्टेबल इसलिए है कि इसका एनर्जी कम हो गया है, ये दोनों आपस में कंबाइन हो गया है तो ज़्यादा स्टेबल है। अब एनर्जी कम हो गया, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गया, तो लेस एनर्जी। आप ही समझिए, एटम का एनर्जी इसके पास काफी ज्यादा था, जैसे एनर्जी इसमें से हम निकाले तो एनर्जी इसका आपको क्या हो गया, कम हो गया। और जिसका एनर्जी कम होता है वही तक कहलाता है मॉलिक्यूल। क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल। तो हम देख रहे हैं कि जैसे आपको केमिकल बॉन्डिंग हम बना रहे हैं कि केमिकल बॉन्डिंग के दौरान एनर्जी को हमको रिलीज करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे एनर्जी जब बाहर निकल जाएगा दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएगा, बॉन्डिंग बनकर तैयार हो जाएगा। तो एनर्जी यहाँ से रिलीज कर रहा है, मतलब डेल्टा एच का जो वैल्यू जो है बाबू, डेल्टा एच का वैल्यू जो है वो हमारा निगेटिव है। अब डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव आना ये इंडिकेट करता है कि यह हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि रासायनिक बंधन का बनना, चाहे रासायनिक बंधन का निर्माण जो होता है वो हमारा ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होता है। जब भी केमिकल बॉन्डिंग बनेगा तो हमेशा बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, कोई रासायनिक बंधन बन रहा है, कोई एटम आपको बॉन्ड को बना रहा है, तो बॉन्ड का बनना कौन सा रिएक्शन कहलाता है, वो कहलाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसे हम लिख दे रहे हैं, द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, सबका हिंदी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी रासायनिक बंधन का निर्माण जो होता है वो हमारा ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। आगे आपको हम बता रहे हैं कि रियल में बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड में कैसे कैसे आपको फोर्स काम करता है। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड जो बनेगा तो एटम और एटम के बीच आपको बनेगा, तो इन एटमों के बीच देखना है कि फोर्स में क्या आपको हो रहा है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे देखिए ध्यान से। अब देखिए ध्यान से, H2 जो है H और H जुड़ेगा तो H2 बनकर आपको तैयार हो जाएगा। तो H2 जो बना तो आपको यह देखना है उस बॉन्ड को बनने में कैसा कैसा फोर्स आपको काम कर रहा है। तो आप लोग ये भी जान रहे थे, थोड़ा ब्रैकेट में बता दे रहे हैं। हाइड्रोजन जो होता है देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन 1s1, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑर्बिट भी कितना होता है, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इसी में चारों ओर मूव करता है इलेक्ट्रॉन। तो समझिए ध्यान से, तो जब दो हाइड्रोजन एटम आपस में मिलेगा तो किसका निर्माण करेगा, H2 का। तो देखिए, तो एक हाइड्रोजन एटम हम यहाँ को ले रहे हैं, समझिएगा ध्यान से।
और दूसरा हाइड्रोजन एटम आपको यहाँ पर लेना है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ऑर्बिट में चारों ओर मूव करता है इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी होगा आपको इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो होता है नेगेटिव चार्ज, इस नाभिक में जो होता है पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए ध्यान से, ये भी हमारा H एटम हो गया, H एटम, ये भी हो गया H एटम। अभी दोनों एटम कैसे जुड़कर H2 बॉन्ड का निर्माण करता है देखिएगा ध्यान से। ठीक है, अब इस एटम का इलेक्ट्रॉन, यह जो एटम है हाइड्रोजन का, इसका इलेक्ट्रॉन पर है नेगेटिव चार्ज। यह भी हाइड्रोजन ही एटम है, तो इस एटम का न्यूक्लियस देखिए, समझिए ध्यान से, इस परमाणु का इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, इस परमाणु का, इस एटम का न्यूक्लियस में कौन सा पॉजिटिव चार्ज। अब समझिए तो ध्यान से, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब दो अलग अलग चार्ज है, तो दो अलग अलग चार्जों के बीच हमेशा काम करता है विकर्षण बल, यानी रिपल्सिव फोर्स। यहाँ पर इस एटम का इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज और इस एटम का न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच जो फोर्स काम करेगा वो हमारा हो गया रिपल्सिव फोर्स, यानी विकर्षण बल। विकर्षण बल देखिए ध्यान से, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाने से पहले ये सब जानकारी होना चाहिए। यही छोटा छोटा चीज आपको जानकारी नहीं होगा, चैप्टर में आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, बॉन्ड कैसे बनता है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं वही समझ में नहीं आएगा तो खाक पढ़ रहे हैं। देखिए ध्यान से, पूरा एकदम डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। अब की बार क्या करना है, इस एटम का न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और इस एटम का इलेक्ट्रॉन यानी ये ऑर्बिट लेना है। ऑर्बिट में तो हम जन वही करते हैं, चारों ओर कौन मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यह पॉजिटिव चार्ज, इस ऑर्बिट का नेगेटिव चार्ज, फिर से यहाँ पर जो फोर्स काम करेगा, प्लस और माइनस के बीच जो फोर्स काम करता है, सॉरी यह होगा एट्रैक्टिव फोर्स। कौन सा, अपोजिट चार्ज है, कौन सा फोर्स होगा, एट्रैक्टिव फोर्स, आकर्षण बल। गलती से लिखा गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी इस परमाणु का नाभिक यानी पॉजिटिव चार्ज और इस परमाणु का ऑर्बिट यानी कक्ष इलेक्ट्रॉन कौन सा नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा ये भी हो जाएगा एट्रैक्टिव फोर्स, ये भी आपको हो गया आकर्षण बल, आकर्षण बल। ठीक है, एक बार फिर समझिएगा, इस एटम का इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज, इस एटम का नाभिक यानी पॉजिटिव चार्ज, प्लस और माइनस के बीच काम किया जो फोर्स हुआ एट्रैक्टिव। फिर से इस एटम का न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चार्ज, इस एटम का ऑर्बिट यानी इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज, इनके बीच जो फोर्स काम करेगा ये भी हो गया हमारा एट्रैक्टिव। ठीक है, अब क्या करना है, इस एटम का न्यूक्लियस, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस एटम का भी न्यूक्लियस, ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज, प्लस प्लस के बीच सेम चार्ज है, तो यहाँ पर जो फोर्स काम करेगा यह होगा रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, यह हो जाएगा विकर्षण बल। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये दोनों हमारा हाइड्रोजन एटम है, और इन दोनों को आपस में कंबाइन होने के लिए इन दोनों के बीच में देखिए ये आपको फोर्स काम कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, तो
इन दोनों एटम को कंबाइन होने के लिए यहाँ पर टोटल 3 गो फोर्स काम कर रहा है, 1 2 3, 3 जगहों पर हमारा फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर काम कर रहा है एट्रैक्टिव फोर्स यानी आकर्षण बल, नीचे भी काम कर रहा है एट्रैक्टिव फोर्स यानी आकर्षण बल, इन बीचों में काम कर रहा है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच रिपल्सिव फोर्स यानी विकर्षण बल। यानी यह आकर्षण बल 2 जगह काम कर रहा है। इस बल के द्वारा ये दोनों एटम जुड़ना चाहेगा, रिपल्सिव फोर्स एक जगह काम कर रहा है, यह दोनों को अलग करने का काम कर रहा है। तो देखिए ध्यान से, रासायनिक बंधन के दौरान आकर्षण और विकर्षण यह दोनों बल हमारा कार्य करता है, लेकिन फाइनली जो हमारा नेट जो फोर्स जो होता है, फाइनली जो नेट जो फोर्स जो काम करेगा वो हमारा फोर्स काम करता है आकर्षण। कहीं कि देखिए सपोजिट मान के चलिए, ये आकर्षण वाले ये पॉजिटिव हो गया, ये भी आकर्षण वाले पॉजिटिव वैल्यू हो गया, ये विकर्षण वाले तो अपोजिट है तो नेगेटिव, तो एक माइनस से एगो प्लस कट जाएगा तो फाइनली कौन सा चार्ज बचेगा, प्लस। प्लस का मतलब कौन सा फोर्स, एट्रैक्टिव फोर्स। तो जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड में हमेशा काम करता है एट्रैक्टिव फोर्स। तो कोई पूछेगा रासायनिक बंधन बनता कैसे है, तो सिंपल सा आपको हम बता रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, फाइनली समझिए, सुनिए, कहिएगा। रासायनिक बंधन के दौरान आकर्षण और विकर्षण दोनों बल कार्य करता है, लेकिन फाइनली जो हमारा नेट जो बल जो होता है वो हमारा आकर्षण होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बोथ एट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स आर ऑपरेट, बट नेट फोर्स आर एट्रैक्टिव इन नेचर। काहे कि 2 जगह एट्रैक्टिव फोर्स, एक जगह रिपल्सिव फोर्स। रासायनिक बंधन के दौरान आकर्षण और विकर्षण दोनों बल लगते हैं, लेकिन फाइनली जो होता है उस पर हमारा काम करता है आकर्षण बल। ठीक है, तो इसको तो आप लोग समझ गए, वो पॉइंट आपको लिख दे रहे हैं, आगे ध्यान से देखिए। देखिए बाबू ध्यान से, अभी बताए थे कि जब भी केमिकल बॉन्डिंग जो बनता है तो उसमें आकर्षण और विकर्षण दोनों बल लगता है। ठीक है, लेकिन फाइनली जो उस पर जो काम करता है वो हमारा आकर्षण बल होता है, क्योंकि 2 जगह आकर्षण बल, एक जगह विकर्षण बल, तो नेट जो फोर्स होगा कौन सा नेचर होगा, एट्रैक्टिव फोर्स। तो यहाँ पर लिखा जा चुका है, इसका पूरा पीडीएफ हम भेज देंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा रहेगा। ठीक है, देखिए, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बोथ एट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स आर ऑपरेटेड, बट नेट फोर्स इज एट्रैक्टिव फोर्स। यानी कहने का मतलब रासायनिक बंधन के दौरान आकर्षण और विकर्षण दोनों बल लगता है, लेकिन फाइनली जो होता है वो हमारा आकर्षण बल ही कार्य करता है। ठीक है, अब आपको फाइनली आपको देखना है केमिकल बॉन्डिंग, जिस चैप्टर को आपको पढ़ना है। ठीक है, आज इसका पूरा इंट्रोडक्शन खत्म कर दे रहे हैं, कल टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग हम बताएंगे। तो देखिए ध्यान से, 2 गो एटम था, अभी 2 गो हाइड्रोजन एटम लिए थे, और दोनों एटम के बीच में यानी दोनों एटम के अंदर जो भी हमारा आकर्षण जो बल कार्य करता है वही हमारा होता है केमिकल बॉन्डिंग। यानी 2 परमाणुओं के अंदर जो भी हमारा एट्रैक्टिव जो फोर्स काम करता है, उस एट्रैक्टिव फोर्स से जो बॉन्ड जो बनता है उसी बॉन्ड को कहा जाता है केमिकल बॉन्डिंग। तो देखिए, तो द एट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन 2 एटम्स विद इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। 2 परमाणुओं के अंदर चाहे बीच में जो हमारा आकर्षण बल कार्य करता है उसी को कहा जाता है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन हम आज यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं, पूरा इसका पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, कल से हम पढ़ाएंगे टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है।